हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड हैं उनकी तैयारी के लिए विशेष टॉपिक आज न्यू कंसेप्ट क्लासेज लाया है। और प्लस जो 11th क्लास में पॉलिटिकल साइंस है या 10th क्लास में जिनके सामाजिक है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व यह 100% इनमें से आरपीएससी में 1% पक्का आता है को। और यहाँ पे ये पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व दिया हुआ होता है कौन से अनुच्छेद में है और किस प्रकार से है। तो न्यू कंसेप्ट क्लासेस एकदम सरल लैंग्वेज के अंदर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करेगा, जिससे आपके एग्जाम में यथा समय 100% है वो सही होंगे, क्योंकि इन्हीं ट्रिक का मैंने इस्तेमाल किया और आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 की जो भर्ती थी उसमें 76 रैंक प्राप्त की। तो चलिए हम जो है नीति निर्देशक तत्व के बारे में जिक्र करते हैं। ये आखिर है क्या, पहले यह हमें समझना है। तो सबसे पहले ये समझे कि कौन से भाग में है। निर्देशक में कौन कितने अंश आते हैं, 4। तो ये 4 भाग में होंगे। कौन से भाग में होंगे, 4 भाग में होंगे। और यहां पर जो है नीति निर्देशक तत्व है वो अनुच्छेद जो 36 से लेकर 51 तक है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। और ये 4 भाग में है। और नीति निर्देशक तत्व क्या दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं, तो ये ध्यान रखें। यह आर्थिक व सामाजिक जो है सामाजिक समानता के प्रतीक को दर्शाते हैं, समानता के प्रतीक को बताते हैं। आर्थिक व सामाजिक समानता के प्रतीक को दर्शाने के लिए एक वर्ड यूज किया था जो डॉक्टर भीम आर अंबेडकर ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व हैं वो आर्थिक और सामाजिक समानता के प्रतीक हैं। किसने कहा था, बी आर अंबेडकर ने कहा था। और नीति निर्देशक तत्व हमारे राज्य के अंदर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। यह तो एकदम नॉर्मल कंसेप्ट बात है। यह थोड़ा स्टैंडर्ड का प्रश्न है। ये प्रश्न यदि आपके कंपटीशन में आता है तो यह मत सोचिए कि हमारा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन उनमें से होगा जब आप अनुच्छेद अच्छी तरह से 36 से 51 तक आप समझ लेंगे, तो आपको लगेगा वास्तव में ही मैंने कुछ सीखा है नीति निर्देशक तत्व में। और यहाँ पर हमें पता है एग्जाम आपके बहुत ही नजदीक है। जो मैथमेटिक्स या साइंस बायो की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए संविधान का नीति निर्देशक तत्व का मैटर बहुत ही इजी लैंग्वेज में आएगा, ट्रिक के साथ आएगा। क्योंकि हमें पता है कि इस समय सबसे ज्यादा फोकस सब्जेक्ट पे होता है और हमें यह लगता है कि कोई जीके और इसमें कोई आसानी से हमें बता दे तो समय कम लगे और अच्छे से हमें समझ में आए, तो हम कम समय के अंदर आपको नीति निर्देशक तत्व है उनका मैटर है वो बताएंगे। फिर आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व करते रहना, कोई भी हो तो आप आसानी से उसका जवाब दे देंगे। और इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि नीति निर्देशक तत्व का प्रस्ताव है सबसे पहले बी.एन. राव ने रखा था। किसने रखा था, बी.एन. राव ने रखा था। और इसका जो प्रारूप तैयार किया था, प्रारूप तैयार किसने किया था, तेज बहादुर ने। किसने किया, तेज बहादुर ने। यह बात भी ध्यान रखें। नीति निर्देशक तत्व का संविधान सभा में प्रस्ताव किसने रखा, बी.एन. राव ने रखा। और इसे यानी प्रारूप किसने दिया अंत में, वो है तेज बहादुर। चलिए यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं 36 से 51 तक अनुच्छेद के बारे में। इस राव को अभी हम यहाँ पर हमारे काम आएंगे, राव महोदय। तो चलिए किस प्रकार से सूत्र की स्थापना होती है। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, राव है वो सासू के जो सासू माँ है उसके पास आते हैं और क्या करते हैं, ये कहते हैं कि क्या है, काम है। तो ये जो सासू माँ कहती है काम है तो पास में आइए, उसे कहता है क्या काम था, तो इसने कहा कि जो है मतलब राव ने क्या लगा रखी है, मैंने फेसबुक पे अपनी डीपी लगा रखी है। तो सासू माँ क्या हो जाती है, नाराज हो जाती है और कहती है रुक। फिर क्या कहती है, रुक। तो यह आपको याद रखना है। देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास में इस प्रकार के हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, आसानी से समझ जाएंगे
एक जो सूत्र आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, राव है वो सासू माँ के पास में आके पी का मतलब है पंचायती करता है, यानी समझाता है, पंचायती हम यहाँ पे समझ सकते हैं। यानी तो वो कहती है कि वो कहता है मेरे पास काम है, वो कहती है काम है तो पास आइए, वो कहता है कि मैंने डीपी लगा रखी है, सासू क्या कहती है, रुक बताइए ये लाइन आप बताइए क्या है। आपके टोटल अनुच्छेद 36 से 51 तक धराशायी हो जाएंगे, आसानी से समझ में आ जाएंगे। राव सासू माँ के पास में आके, पी का मतलब मान लीजिए पंचायती, काम कहता है काम है, वो कहती है पास में आओ, फिर वो कहता है मैंने डीपी लगा रखी है, सासू माँ कहती है रुकिए, एक स्टोरी आप याद रखें। अब चलिए ये है क्या, तो चलिए हम यहां पर बात करते हैं। अनुच्छेद जो हमारे पास में 36 है, 37 है, पहले इनको क्रम वाइज समझते हैं, 38 है और 39 है। ये हमारे पास में क्या है, अनुच्छेद है। ये नीति निदेशक तत्वों के 100% इनमें से प्रश्न आता है। पिछली बार पशुवध पे प्रतिबंध पे प्रश्न पूछा गया था, तो इनमें आप समझ जाओगे। तो रे का मतलब है राज्य शब्द का उल्लेख, राज्य शब्द का उल्लेख, उल्लेख जो है, उल्लेख है वो किसमें किया गया है, अनुच्छेद 36 में। ध्यान रखें, राज्य शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 36 में किया गया है। दो अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें राज्य शब्द का जिक्र मिलता है, एक तो अनुच्छेद 12 में और एक मिलता है अनुच्छेद 36 में। लेकिन 12 में यह कहा गया है जिस राज्य शब्द की जिक्र करते हैं वो नीति निदेशक तत्व में लिखा है, वही समावेश है, तो हमें प्रायोरिटी देनी है 36 को। और यदि दोनों ही ऑप्शन आ जाए राज्य शब्द का उल्लेख, तो ऑप्शन आ जाए ए व ब, तो हमारा क्या हो जाएगा, कथन ए व ब हो जाएगा। 12 36 आ जाए तो 36 को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, तो राज्य, तो रा का मतलब राज्य आ गया। व का मतलब क्या होगा, ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, यानी जो नीति निदेशक तत्व हैं ये वाद योग्य नहीं है। जबकि आपको पता है मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, यदि उसका हनन होता है तो वह व्यक्ति अपने अधिकार को बचाने के लिए न्यायालय में जा सकता है, न्यायालय में शरण ले सकता है, याचिका दायर कर सकता है, अपने हक को मांग सकता है। लेकिन ये मौलिक अधिकार वाद योग्य नहीं है। तो बताइए, यानी मौलिक अधिकार वाद योग्य नहीं है, ये कौन से अनुच्छेद, यानी जो नीति निदेशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है, कौन सी अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 37 में, संविधान में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। चलिए यहां पर सा का मतलब क्या होता है, सा का मतलब होता है प्यारे बच्चों सामाजिक न्याय, सामाजिक जो है न्याय, यानी न्याय में ही जब 3 अक्षर हैं तो न्याय कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, एक होता है आर्थिक न्याय, और एक हम कह सकते हैं राजनीतिक न्याय। राज जो नीतिक हैं वो न्याय के बारे में बताया गया है। 3 प्रकार के न्याय होते हैं। अगला देखिए प्रश्न कहता है न्याय कितने प्रकार के हैं, न्याय में खुद में ही 3 अक्षर हैं तो 3 ही प्रकार का होगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसका जिक्र किसमें किया गया है, इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 38 में। सा का मतलब सामाजिक न्याय आप पकड़ लेना, फिर इनमें आप डिवाइडेशन करते रहना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर हमारे पास में जो ये स बचता है इसका क्या अर्थ होगा, स का मतलब हम कहेंगे यहां पर जो हमारे पास में स बचा है इसका मतलब होता है कि जो है समान अधिकार, अधिकार के बारे में बताया गया है कि जो है यानी स्त्री हो या पुरुष हो, यदि कोई काम करते हैं तो उन्हें समान अधिकार मिलेगा। वो किसके बारे में मिलता है, यानी अनुच्छेद 39 के बारे में मिलता है, यानी इसमें अवसरों की समानता की बात की गई है। स का मतलब कौन सी समानता की बात की गई है, समानता, और अर्थात अवसरों की समानता, अर्थात यदि कोई महिला या पुरुष कोई कार्य को करते हैं तो उन्हें समान वेतन मिलेगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 39 कहता है। तो प्यारे बच्चों ये बताइए मित्रों, आपके 4 अनुच्छेद अभी नीति निदेशक में क्लियर हुए या नहीं हुए। रा का मतलब आप खुद बताइए, राज्य शब्द का उल्लेख, व का मतलब वाद योग्य नहीं है,
और से का मतलब सामाजिक न्याय, और न्याय आते ही तीन आप टपका देना, तीन होंगे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और से का मतलब हमारे पास में हम कह सकते हैं समान अवसरों की समानता, यानी इसमें लैंगिक जो जेंडर है, इक्विलिटी है, उसको बढ़ावा दिया गया है, जेंडर इक्विलिटी को, यानी महिला और पुरुष के मध्य जो खाई है उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया है, अर्थात समान का अधिकार दिया गया है। तो यह चार आपके ये नीति निदेशक तत्व क्लियर हो गए होंगे कंसेप्ट के साथ। तो चलिए अब हम चलते हैं, तो यहां हम कहेंगे 39 तक हम पहुंच चुके हैं, यानी शुरुआती रुझानों में आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं वो 39 मतों से क्या चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, क्योंकि उनको बहुमत किसका मिला है, न्यू कंसेप्ट क्लासेज का मिला है। चलिए आगे हम रुझान में चलते हैं, 40, 41, 42 और हमारे पास में 43। देखिए कितनी आसान भाषा में हम समझेंगे। पी का मतलब पंचायत है, तो हम कहेंगे यहां पर पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ये राज व्यवस्था से संबंधित है। और यह भी ध्यान रखें यह गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा पर आधारित है, ग्राम स्वराज की अवधारणा पर आधारित है। तो पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किस में मिलता है, ग्राम स्वराज की अवधारणा का, यानी हम कहेंगे अनुच्छेद 40 में मिलता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कंपटीशन के अंदर। अब हम कहेंगे यह का मतलब क्या है, तो यहां का मतलब है कि प्रत्येक राज्य का परम यह अधिकार दिया गया है राज्य को कि को काम देगा, क्या देगा, काम देगा, और क्या देगा, शिक्षा देगा, और प्लस क्या देगा, सहायता देगा, क्या देगा, सहायता देगा। ध्यान रखिए ये तीन का मतलब काम, शिक्षा और सहायता देगा। ये सहायता में चार वर्ग शामिल किए गए हैं। एक तो जो वर्ग होता है वो बुजुर्ग, बुजुर्ग लोगों को सहायता देगा, एक बीमार जो व्यक्ति है उसको सहायता देगा, एक बेरोजगार है, बेरोजगार उसको सहायता देगा, एक हम कह सकते हैं जो निशक्त जन है उसको क्या देगा, सहायता देगा। बताइए प्रश्न को घुमा के पूछ ले, बेरोजगारी भत्ते का जो जिक्र किया गया है कौन सी नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है, 41 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। और यदि किसी व्यक्ति को शिक्षा से संबंधित कोई सुविधाएं देता है राज्य सरकार तो कौन सा आता है, अनुच्छेद 41 में आता है। बुजुर्ग लोगों को कोई सहायता देता है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन के बारे में बात कर लें, वृद्धावस्था पेंशन किस अनुच्छेद के तहत मिलती है, तो अनुच्छेद 41 के तहत मिलती है। बीमार व्यक्ति को कोई सहायता मिलती है, जैसे भामाशाह कार्ड से जो योजनाओं का लाभ मिलता है वो अनुच्छेद 41 के तहत मिलता है। और निशक्त जन हम कहते हैं जिनको विकलांग को जितनी सुविधाएं दी जाती है वो कौन से अनुच्छेद के तहत मिलती है, अनुच्छेद 51 के तहत, 41 के तहत मिलती है। बताइए यहां पर आपका ये 41वां अनुच्छेद क्लियर हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट हम कहते हैं बै का मतलब हमारे पास में आ जाएगा, बै का मतलब हम यानी मैं का मतलब है मनोदशा, यानी व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का प्रयास कौन करेगा, ये राज्य सरकार करेगी। मानसिक रूप से यानी मनोचित दशा से वो प्रसन्न रहे, ये तभी होगा जब वहां पे शांतिपूर्ण माहौल होगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, तभी वो मानसिक रूप से क्या होगा, स्वस्थ होगा। तो क्या आप कल्पना यहां पर आपके ये समझ में आ गया होगा, बताइए। देखें पी का मतलब क्या हो गया, पंचायती संबंधित, का मतलब काम लेना है, शिक्षा और सहायता, ये तीन शब्द आपको यूज करने हैं। मैं का मतलब क्या होगा, मनोदशा। तो चलिए 42 तक आपके हो गए। फिर पै का मतलब प्रसूति, प्रसूति, पी का मतलब क्या होगा, प्रसूति। जो महिलाएं प्रसव के दौरान उनके जो बच्चा पैदा होता है उनकी संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी होगी, देखभाल की राज्य सरकार की होगी। यानी जो प्रसूति के दौरान जो लाभ मिलता है महिलाओं को वो कौन सी अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, अनुच्छेद 43 के तहत दिया जाता है। प्रिय बच्चों या विद्यार्थियों जो तैयारी कर रहे हैं वो उन वर्डों में से एक आप क्लू को पकड़ने का प्रयास करें जिससे आपके अच्छे नंबर आ जाए। तो चलिए यहां पर आप 43 अनुच्छेद तक पहुंच चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट,
46 के बाद में हमारा जो अनुच्छेद आएगा वो 44, 45, 46, 47। अब इनको हम चार भागों में डिवाइड करके आगे पढ़ेंगे। तो सै का मतलब यहां पर हमारे पास में क्या आएगा, यहां आपको थोड़ा सा एक ट्रिक में और याद रखना है, केपी यानी पी याद रख लेना है, सै। और यहां पर सै का मतलब किसकी बात की गई है, जो हमारे पास में सै आएगा, भी आगे इनका जिक्र करेंगे। सै का मतलब क्या होता है, सामाजिक यानी समान सहिता, समान सहिता अधिकार का जिक्र किया गया है। अर्थात राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान कानून होगा और समान संहिता लागू करने वाला अब तक एक ही राज्य है। बताइए कौन सा है वो, तो ध्यान रखें, समान संहिता अधिकार लागू करने वाला राज्य है। और यदि उसने ऐसा काम कर लिया है तो हम क्या देते हैं, जब कोई बच्चा अच्छा लिखता है या अच्छा पढ़ता है, अच्छा रेस्पॉन्स देता है, हम उसे क्या कहते हैं, गुड। जी का मतलब सीधे शब्दों में कौन सा होगा, गोवा राज्य। यानी अब तक गोवा ऐसा राज्य है एकमात्र जिसने समान संहिता अधिकार लागू कर दिया गया है अनुच्छेद 44 के तहत। चलिए 45 को हम समझते हैं। यहां पर 45 में हम डायरेक्ट अपनी तरफ से यह कहेंगे कि 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम बच्चों को पोषण की सुविधा कौन देगा, पोषण की सुविधा राज्य देगा। कौन देगा, सुविधा राज्य देगा। ये लीजिए, ये आपका कौन सा हो गया, अनुच्छेद 45। प्रिय विद्यार्थियों, पहले अनुच्छेद 45 में यह कहा गया था, निःशुल्क शिक्षा के बारे में कहा गया था। लेकिन जैसे ही 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 अस्तित्व में आया तो इसे 21 के अंतर्गत डाल दिया गया, 21 क में। अर्थात 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार राज्य का है, यानी उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया 21 क में। तो यहां से हटाकर अब इनके पास में काम बच गया। वो काम कौन सा हो गया, 6 वर्ष से कम बच्चों को पोषण की सुविधा कौन देगा, राज्य देगा। तो थोड़ा सा का 45 में आप यह ध्यान रखें, अपनी तरफ से शिक्षा यह ध्यान रखें, 45 में किया गया है, बच्चों को पोषण की सुविधा के बारे में बताया गया है। तो यहां आपके समझ में आ गए होंगे। तो बताइए सै का मतलब क्या है, समान संहिता अधिकार, एकमात्र राज्य गोवा डी। और फिर उसके बाद में 45 में 6 वर्ष से कम बच्चों को पोषण की सुविधा देना। चलिए यहां पर आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो 46 और 47 क्या कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है 46, 47, 46 और 47। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, 46 और क्या है, 47। ये क्या कहते हैं, 46 डी का मतलब है दुर्बल वर्ग, दुर्बल वर्ग। यानी इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है SC ST व दुर्बल जो वर्ग हैं, वर्ग उनके शिक्षा देने का अधिकार किसका है, राज्य सरकार का है। यानी शिक्षा की देखरेख करने का अधिकार जो है वो किसका है, राज्य सरकार का है। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से संबंधित यदि प्रावधान की चर्चा करें तो इन्हीं अनुच्छेद का जिक्र होता है, अनुच्छेद 7 यानी 46। बताइए देखें, डी का मतलब दुर्बल वर्ग, तो हम कह सकते हैं दुर्बल वर्ग के साथ साथ में हम कहें SC ST व दुर्बल वर्ग को शिक्षा देने का अधिकार, यानी शिक्षा का ध्यान रखने का अधिकार किसका है, यहां पर राज्य सरकार का है। अब यहां पर हम कहेंगे पी। पी क्या होता है, पी का मतलब होगा प्यारे बच्चों, यहां पर जो पी है वो आएगा प्राथमिक, प्राथमिक कर्तव्य, राज्य के प्राथमिक कर्तव्य हैं। अब हमें कहा जाएंगे, यह बहुत ही मोस्ट है, महत्वपूर्ण है, प्राथमिक कर्तव्य होते क्या है, यानी राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि राज्य में रहने वाले लोगों को निम्न सुविधा दी जाए। तो यहां पर ध्यान रखना, प्राथमिक कर्तव्य 3 की बात की गई है। एक GPS सिस्टम आपने देखा होगा, GPS सिस्टम, जी और पी का मतलब होता है पोषण,
से का मतलब होता है स्वास्थ्य, और जो जी है उसके बारे में हम कह सकते हैं, जी का मतलब हम कह सकते हैं जीवन स्तर में सुधार। जीवन स्तर में सुधार की बात की गई है। प्राथमिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, तो यहां पर हम कहेंगे जीवन, स्वास्थ्य, पोषण और जीवन स्तर में क्या है, सुधार के बारे में बात की गई है। अब हमारा जो आगे का जो है उसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं कि क्या है प्राथमिक कर्तव्य, आपके समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख करेंगे वो है 48, 49 और 50, 51। बताइए 48 में हम क्या करेंगे, तो यहां पे हम इस पी को स्क्वायर बना देंगे, डीपी को 2 बार डीपी लगानी है, एक बार व्हाट्सएप पे, एक बार फेसबुक पे, यह ध्यान रखें। तो यहां पे पशु एक याद रखना, 47 के अंदर ही क्या किया गया है, मदपान निषेध बताया गया है। यानी सरकार हो सके यथासंभव मदपान पर प्रतिबंध लगाएगी। यह 47 प्राथमिक कर्तव्य, एक काम यह हो गया, और 47 के अंतर्गत ही मदपान को निषेध बताया गया है, यह भी ध्यान रखें। अब मैं कहूंगा 48 पी का मतलब पशु वध पर, पशु व कृषि जो है, यानी पशुओं व कृषि के विकास के लिए राज्य उन्नत तकनीकी का प्रयोग करेगा। पी का मतलब क्या हो गया, पशुपालन। हमें पता है जहां पशुपालन है वहां पे कृषि है, और जहां रेगिस्तानी इलाके होते हैं वहां पर मुख्य व्यवसाय क्या होता है, पशुपालन ही होता है। तो राजस्थान में यदि पशुपालन देखा जाए, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में पशुपालन व्यवसाय देखने को मिलता है, तो हम कह सकते हैं पशुपालन और कृषि ये एक प्रकार से मिश्रित कृषि होती है। अर्थात जहां पशुपालन है, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि का उद्देश्य है। तो यहां पर हम कहा जाता है, तो पी का मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ बताइए, पी का मतलब पशु व कृषि के को बढ़ावा देने के लिए उन्नत तकनीकी का प्रयोग कौन करेगा, राज्य करेगा। और इसी भाग में कहा गया है पशु वध पर प्रतिबंध, पशु वध पर प्रतिबंध लगाएगा कौन लगाएगा, राज्य लगाएगा। और यह गोवंश प्रतिबंध की बात करता है, तो कौन सा अनुच्छेद है 48, कि जो भी पशु हैं उन पर वध पर जो प्रतिबंध लगा रहा है वो कौन सा है, अनुच्छेद 48। गोवंश प्रतिबंध के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है, 48 बताता है। अब हम कहते हैं कि यहां पर गुण 50 और 50 क्या है, तो गुण 50 यहां पे ये कह रहा है कि जो राज्य के स्मारक हैं, राज्य के स्मारक की सुरक्षा व बढ़ावा देने का काम कौन करेगा। यानी हम इतना कह सकते हैं, रैक का मतलब है राज्य स्मारक, राज्य स्मारक को सुरक्षित रखने का अधिकार किसका है, राज्य का है। और यहीं पे एक बात की गई है गुण 50 क में, गुण 50 क में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है पर्यावरण व वन आदि को सुरक्षित रखने का अधिकार किसका है, राज्य का है। अर्थात ये बाद में जोड़े गए थे गुण 50 क, और हम कह सकते हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तो प्यारे बच्चों पर्यावरण और वनों को सुरक्षित रखने का अधिकार किसका है, राज्य का है। तो यहां पर आपने देखा, फिर हम कहें क, ये क क्या करेगा, बिल्कुल ये भी धमाका करेगा। अर्थात ये कह रहा है कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना, यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना, पृथक्करण जो है वो रखा गया है, पृथक करना चाहिए। वो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 50 में बताया गया है। अर्थात कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखना चाहिए, वो अनुच्छेद 50 में। और मैंने पहले ही बता दिया, लास्ट में ट्रिक जरूरत ही नहीं है, जब हमने इतना पढ़ लिया है तो फॉरेन से आप हमें पता है वीजा जरूर आएगा। यानी जब आप अच्छे पढ़ोगे, आपकी सोच है, टेक्नोलॉजी है, पूरे दुनिया में जाएगी। तो यहां इसका मतलब है विदेश नीति, विदेश
नीति, इसके बारे में जिक्र करता है अनुच्छेद 51 अपने स्पष्ट शब्दों में। विदेश नीति, भारत कौन सी विदेश नीति बनाएगा, किसी दूसरे देश के साथ क्या संबंध बनाएगा, तमाम जानकारी अनुच्छेद 51 के तहत आती है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपको यह नीति निर्देशक तत्व अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अब आप कोई भी ऑब्जेक्टिव है वो सोल्व करने का प्रयास करें और हम यथा समय यह भी करेंगे कि इनमें से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न नीति निर्देशक तत्व के लेके आएंगे। देखते हैं आप उनमें से कितना सही और कैसे कर पाते हैं। चलिए हम इसकी ट्रिक के बारे में देखते हैं, शॉर्ट में क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि इनमें से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके जरूर आता है। कौन सा ट्रिक हमने इस्तेमाल किया था, राव है वो सास के पास क्या आता है, पी, पंचायती करने, मान लीजिए पी हमने लिख दिया और हम कहेंगे, वो कहता है मेरे पास काम है, ये कहती है पास आओ, ये अपनी डीपी दिखाता है और ये कहते हैं रुको, और बाद में क्या होता है, हम प्लस में कहेंगे विदेश नीति, बाद में ये बनती है। चलिए हम इसके बारे में समझते हैं क्या है। रे का मतलब राज्य शब्द का उल्लेख, वे का मतलब क्या होगा, वाद योग्य नहीं, वाद योग्य नहीं, ये आएगा। सा का मतलब क्या आएगा, सामाजिक जो है न्याय, और न्याय आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और से का मतलब क्या आएगा, यानी अवसरों की समानता, समानता की बात की गई है। और पी का मतलब क्या आ जाएगा, पंचायती राज, पंचायती राज के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, पंचायती राज के बारे में बताया गया है। और का मतलब क्या आएगा, काम और शिक्षा और सहायता, सहायता मैंने बताई कितने लोगों को दी जाती है, 4 लोगों को, बुजुर्ग, बेरोजगार और बीमार और निःशक्त लोगों को सहायता दी जाती है। और मैं का मतलब क्या आएगा, मनोचित, मनोचित यानी मानसिक रूप से व्यक्ति क्या होना चाहिए, स्वस्थ। चलिए यहां तक हम एक बार काम करते हैं, अनुच्छेद लगाते हैं 36, 37 और यह हमारे पास में 38वां, ये 39, 40 और यहाँ पे 41वां और ये 42वां। यहां पर आपने समझ लिया 42 तक आपके अनुच्छेद एक ही लाइन के अंदर क्लियर हो गए नीति निर्देशक तत्व के अंदर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो अनुच्छेद हैं उनको सारा, हाँ तो प्यारे बच्चों आपने यहां तक जो अनुच्छेद हैं उसके बारे में सीख लिया होगा। चलिए इस नेक्स्ट पार्ट के बारे में देखते हैं। तो यह अनुच्छेद 36, 37, 38, 39, 40, देखिए पंचायती राज के संबंध में 40, 41 काम के बारे में बताता है, मनोचित 42 ये हमारे पास में आ गया। अब हम कहेंगे ये पी क्या है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। यह प्रसूति के बारे में, प्रसूति 43 आ जाएगा। नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। ध्यान रखें, समान नागरिक संहिता का मतलब होता है राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में यानी राज्य में रहने वाले प्रत्येक लोगों के लिए समान कानून की व्यवस्था होगी। यह कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, 44। अब देखिए यहां ध्यान रखना है कि तो मुझे शिक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक शब्द लिख सकता हूं कि अनुच्छेद जो 46 यानी 45 है, अनुच्छेद 45 किसके बारे में कहता है कि राज्य का यह अधिकार है कि वो 6 वर्ष से कम बच्चों को, वर्ष से कम बच्चों का क्या रखेगा, पोषण रखेगा। या पोषण से शब्द का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 45। फिर उसके डिस्क्रिप्शन हमने पहले ही बता दिया है। तो यहां अब देखिए डी का मतलब आता है दुर्बल पक्ष, दुर्बल वर्ग, और दुर्बल वर्ग के साथ में हम एससी और एसटी यानी एससी एसटी प्लस दुर्बल वर्ग के शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। यह ऑटोमेटिक हमारे पास में 46वां अनुच्छेद हो गया। फिर से का मतलब क्या है, राज्य के यानी राज्य के प्राथमिक कर्तव्य हैं, राज्य के प्राथमिक कर्तव्य हैं। और राज्य के प्राथमिक कर्तव्य हमने बताए हैं कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के प्राथमिक कर्तव्य होते हैं। उनके बारे में जो
जिक्र किया गया है, प्लस नेक्स्ट यहां पर मद्यपान निषेध को बताया गया है। ये कौन सा है आपके पास में 47वां। मैंने देखिए पी 2 बार लिखा है, इसका मतलब पीपी हो जाएगा। पी का मतलब है पशु व कृषि। जो आपके पास में कृषि है उसके को बढ़ावा देने के लिए उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल कौन करेगा? राज्य करेगा। ये कौन सी व्यवस्था के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद यहां पे हमारे पास में आ गया 47, तो ये 48, अर्थात पशुवध को प्रतिबंधित घोषित करना कौन से अनुच्छेद में आता है? ये हमारे इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो 48। अब चलिए दो हमारे पास में बचे हैं, तो हम कह सकते हैं रे का मतलब क्या होगा? रे का मतलब हमारे पास में सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं राज्य, यानी उन राष्ट्रीय स्मारक। राष्ट्रीय स्मारक, रे का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय स्मारक को क्या रखेगा? सुरक्षित रखेगा। और यदि इनके निर्माण में बढ़ावा देना है तो भी राज्य इनको बढ़ावा देगा, राष्ट्रीय स्मारक को। और यह हमारा कौन सा अनुच्छेद है? गुण 50। एक गुण 50 क भी जोड़ दिया गया है। पर्यावरण और वन को सुरक्षित रखने का अधिकार किसको है? राज्य को है। फिर लास्ट में क आ गया। क का मतलब क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखना। राज्य के बारे में बताया गया है कि इनका ये अधिकार है। तो ये हमारे पास में 50। और लास्ट में मैंने कहा जब इतना हो जाए तो विदेशों में आपकी चर्चा होगी। विदेश नीति, ये विदेश नीति अनुच्छेद 51 कहती है। तो आज के नीति निदेशक तत्व आपको कैसे लगे? यदि अच्छी लगे कमेंट में जय हिंद और वंदे मातरम जरूर लिखें। इसमें यदि आप कमेंट और लाइक करते हैं तो हौसला बढ़ता है, और भी हम टॉपिक लेके आएंगे सेकंड ग्रेड से संबंधित बच्चों। तब तक मेरे मित्रों आप ये देखते रहें। 11th क्लास के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिया हुआ है नीति निदेशक तत्वों के बारे में। यदि इनका आप समावेश करते हैं तो अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है।